हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम मृदा के बारे में अध्ययन करेंगे पर्यावरण पारिस्थितिकी के अंतर्गत। तो स्टार्ट करते हैं। मृदा है ना, मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं, है ना। और मृदा जो वैज्ञानिक होते हैं उन्हें पेडोविस्ट कहते हैं, ठीक है। और मृदा के प्रकार देखेंगे, इनका वितरण देखेंगे और इनकी हम विशेषताओं को जानेंगे, ठीक है। और पारिस्थितिकी तंत्र के आधारभूत आजीविक घटक के रूप में इसका अध्ययन करेंगे इन्वायरमेंट इश्यू के संदर्भ में, ठीक है। तो मृदा का निर्माण कैसे होता है आपको पता होगा। जब चट्टान का भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है ना, अपक्षयन के द्वारा, तब मृदा का निर्माण होता है। मृदा क्या होता है? सरल खनिज तत्व से मिलकर असंगठित मुलायम होती है, ठीक है। रेत, सिल्ट और चीका से मिलकर जब ये तीनों संगठित होती है तो मिट्टी का निर्माण होता है ना। मृदा की अपनी एक गठनता और संरचना होती है, टेक्सचर और स्ट्रक्चर होता है। टेक्सचर क्या होता है? विभिन्न आकार के अणुओं का, विभिन्न प्रकार के जो कण होता है उनका अनुपात। और स्ट्रक्चर क्या होता है? विभिन्न आकार के कणों की व्यवस्था कैसी है ना। इसी के आधार पर इसकी संरचना और पारगम्यता, पोरोसिटी और परमेबिलिटी के बारे में भी हम पता करते हैं, ठीक है। चीका मृदा होती है, ठीक है। इसमें छिद्रों का आकार कम और छिद्रों की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है। और नेक्स्ट होती है हमारी, इस तरह की मृदा होती है जिसमें छिद्रों का आकार ज्यादा और संख्या कम होती है। इसमें क्या होता है कि जो जल है वो नीचे तक चला जाता है ना, यहां तक। अब हम पढ़ेंगे इसके थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को। आधारभूत चट्टान में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के द्वारा जब जटिल खनिज तत्वों का सरल खनिज तत्वों में परिवर्तन होता है तब मृदा का निर्माण होता है। वास्तव में मृदा रेत, सिल्ट और चीका से निर्मित प्राकृतिक पिंड होते हैं जिनकी अपनी गठनता और संरचना होती है। मृदा की गठनता का तात्पर्य विभिन्न आकार के कणों के आकार के अनुपात से है, जबकि संरचना का संबंध इन्हीं कणों की व्यवस्था से है। मृदा की गठनता और संरचना उसकी संरचना और पारगम्यता को निर्धारित करता है। अत्यंत बारीक कणों से निर्मित चीकायुक्त मृदा में छिद्रों का आकार छोटा होने के कारण मृदा की पारगम्यता कम होती है, जबकि छिद्रों की संख्या अधिक होने के कारण मृदा की संरचना अर्थात जल को संग्रहित करने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। इसलिए ही चीका युक्त मृदा आर्द्र होने पर चिपचिपी हो जाती है, जबकि शुष्क होने पर इसमें बड़ी दरारें बन जाती है। वहीं रेतीली मृदा में कणों का आकार बड़ा होने के कारण छिद्रों का आकार भी बड़ा होता है ना, जिससे मृदा की पारगम्यता अधिक होने के कारण जल का रिसाव ऊपर की परतों से नीचे की परतों में होने के कारण रेतीली मृदा शुष्क हो जाती है, क्योंकि पूरा पानी नीचे चला जाता है, लगभग बहुत सारा पानी नीचे चला जाता है। दोमट मृदा में रेत, सिल्ट और चीका का अनुपात लगभग एक समान होने के कारण मृदा की संरचना और पारगम्यता में एक प्रकार का संतुलन बना रहता है, जिसके कारण इस संगठन और संरचना की दृष्टि से दोमट मृदा कृषि के लिए अधिक उपयोगी होती है ना। मृदा में अपक्षयन, मौसम या जलवायु, इसके अंतर्गत तापमान, वर्षा की मात्रा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया आती है, ठीक है। अब मृदा दो क्षेत्रों की मृदा को देखेंगे, आर्द्र जलवायु प्रदेश में और अर्ध शुष्क और शुष्क जलवायु प्रदेश में, है ना। अंतः स्पंदन की प्रक्रिया के समय जहां मृदा की ऊपर की परतों से नीचे की परतों में जल का स्थानांतरण होता है, वहीं निक्षलन के समय मृदा के ऊपर की परतों से नीचे की परतों में पोषक तत्वों का स्थानांतरण होता है ना। अर्ध शुष्क या शुष्क जलवायु प्रदेश में, ठीक है ना, क्षारीय तत्व ऊपर आ जाते हैं, है ना। जल का क्षारीय तत्व कैपिलरी प्रोसेस के थ्रू आ जाता है ना। और SiO2, एल्यूमिनियम, फेरियस, ये इसके ऑक्साइड ये नीचे आ जाते हैं, है ना। ये इसके बारे में थ्योरी में लिखा हुआ है, मैं उसको डिटेल में आपको बता दूंगा।
आर्द्र जलवायु प्रदेश में जहां वर्षा की मात्रा वाष्पीकरण की दर से विशिष्ट होती है, वाष्पीकरण की दर से अधिक होती है। आर्द्र जलवायु प्रदेश में जहां वर्षा की मात्रा वाष्पीकरण की दर से अधिक होती है, वहां निक्षालन के समय, किसके समय, निक्षालन के समय जल के साथ क्षारीय तत्व घुलकर नीचे की परतों में चले जाते हैं, जिसके कारण ही आर्द्र जलवायु प्रदेश की मिट्टी क्षारीय नहीं होती है। वहीं तापमान में वृद्धि होने पर मृदा में उपस्थित अम्लों के विघटन का दर अधिक होने के कारण मृदा की अम्लीयता में कमी आती है। यही कारण है कि आर्द्र जलवायु प्रदेश में निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर या मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाने पर तापमान में कमी आने के साथ मृदा की अम्लीयता में भी वृद्धि होती है। अर्ध शुष्क और शुष्क जलवायु प्रदेश में जहां वाष्पीकरण का दर वर्षा की मात्रा से अधिक होता है, वहां मृदा की ऊपर की परतों के शुष्क होने के कारण केशिकत्व प्रक्रिया के द्वारा मृदा के नीचे की परतों से जल के साथ घुले हुए क्षारीय तत्व ऊपर की परतों में आते हैं, जिससे मृदा की क्षारीयता में वृद्धि होती है। यही कारण है कि अर्धशुष्क और शुष्क जलवायु प्रदेश की मृदा क्षारीय होती है। सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश में स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश की अपेक्षा वर्षा अधिक मात्रा में होने के बावजूद वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन का दर अधिक होने से मृदा की शुष्कता भी अधिक हो जाती है, जिसके कारण ही सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश की मृदा की क्षारीयता स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश की मृदा की अपेक्षा अधिक होती है। अब हम जानेंगे ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? मृदा में उपस्थित विघटित कार्बनिक पदार्थों को हम ह्यूमस कहते हैं। ठीक है ना। मृदा के गाढ़ेपन मतलब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इनकी उपस्थिति, और मृदा की उर्वरकता मतलब पोषक तत्वों की मात्रा। जितने कार्बनिक पदार्थ होंगे ह्यूमस की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। ये वर्षावन और शंकुधारी वन के बारे में बताया गया है। स्टेपी तुल्य और सवाना तुल्य में किस तरह की मृदा पाई जाती है वो बताया गया है और उनकी क्या विशेषताएं रहती है। मृदा में उपस्थित विघटित कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस की मात्रा मृदा के गाढ़ेपन के साथ उर्वरकता को निर्धारित करता है। ह्यूमस की मात्रा का कार्बनिक पदार्थ की मात्रा से सीधा संबंध होता है। यही कारण है कि आर्द्र जलवायु प्रदेश से शुष्क जलवायु प्रदेश की ओर जाने पर वनस्पति की सघनता में आने वाली कमी से ह्यूमस की मात्रा में भी कमी आती है। लेकिन स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश में समशीतोष्ण घास के मैदान के वृद्धि और विकास के साथ विघटन का दर अधिक होने के कारण मृदा में ह्यूमस की मात्रा अन्य किसी भी मृदा की अपेक्षा अधिक होती है। वर्षा वन वाले क्षेत्र में वनस्पति की सघनता अधिक होने के बावजूद सूक्ष्म जीवों के द्वारा जहां पत्तियों का उपभोग किए जाने से कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वहीं औसत से अधिक मात्रा में वर्षा होने के कारण निक्षालन के समय ह्यूमस जल के साथ घुलकर नीचे की परतों में चले जाते हैं, जिससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है। वहीं शंकुधारी वन वाले क्षेत्र में तापमान अत्यंत कम होने के कारण कार्बनिक पदार्थ के विघटन का दर कम हो जाता है, जिससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। यही कारण है कि आर्द्र जलवायु प्रदेश में निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर पहले ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि और फिर कमी होती है। अब हम देखेंगे सोइल निर्माणकारी प्रक्रिया, है ना, मृदा निर्माणकारी प्रक्रिया, है ना। तो ये दो तरीके से होती है। पहला लेटराइजेशन या फेरोलाइजेशन भी कहते हैं इसे, और दूसरे होता है पोडलाइजेशन, है ना। लेटराइजेशन कहाँ होती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में होती है, सदाबहार वर्षावन में होती है, मानसूनी जलवायु प्रदेश में होती है और विषुवतरेखीय जलवायु प्रदेश में होती है। पोडलाइजेशन प्रक्रिया कहाँ होती है? शीत कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में, शंकुधारी वन में और साइबेरियन तुल्य जलवायु प्रदेश में ये प्रक्रिया होती है। ठीक है। अब हम देखेंगे लेटराइजेशन की प्रोसेस, है ना। इसके अंतर्गत क्या होता है? SiO2 नीचे चले जाते हैं, है ना, क्षारीय तत्व के ऑक्साइड नीचे चले जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में जहां सदाबहार वन के वृक्ष मिलते हैं, वहां मृदा का विकास लेटराइजेशन के द्वारा होता है।
इस प्रक्रिया के अंतर्गत तापमान अधिक होने के कारण सिलिकेट खनिज तत्वों का विघटन सिलिका में हो जाता है। वहीं एल्यूमिनियम आयरन के ऑक्साइड के साथ क्षारीय तत्व के ऑक्साइड बनते हैं। कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है, लेकिन औसत से अधिक मात्रा में वर्षा होने के कारण निक्षालन के समय सिलिका जल के साथ बहकर नीचे की परतों में जाता है, जबकि क्षारीय तत्व और ह्यूमस जल के साथ घुलकर नीचे की परतों में जाते हैं, जिससे मृदा की ऊपर की परतों में सिलिका, क्षारीय तत्व और ह्यूमस का अभाव होने के साथ एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड की अधिकता होती है। किसकी होती है? एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड की अधिकता होती है। इस प्रकार की मृदा को लेटेराइट मृदा कहते हैं, जो मानसूनी और विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश की मुख्य विशेषता है। अब हम देखेंगे पोडोलाइजेशन की प्रक्रिया। इसमें क्षारीय तत्व के ऑक्साइड नीचे चले जाते हैं, ह्यूमस का अभाव होता है और सिलिकेट खनिज तत्व जैसे एल्यूमिनियम, फेरस के तत्व नीचे आते हैं। शीत आर्द्र जलवायु प्रदेश में जहां शंकुधारी वन के वृक्ष मिलते हैं, वहां मृदा का विकास पोडोलाइजेशन के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत अत्यंत कम तापमान होने के कारण सिलिकेट खनिज तत्वों के साथ कार्बनिक पदार्थ का विघटन नहीं हो पाता है। वही निक्षालन के द्वारा जल के साथ क्षारीय तत्व घुलकर नीचे की परतों में चले जाते हैं, जिससे मृदा के ऊपर की परतों में सिलिकेट खनिज तत्व की अधिकता और ह्यूमस तथा क्षारीय तत्वों का अभाव होता है। इस प्रकार की पोडजोल मृदा साइबेरियन जलवायु प्रदेश की मुख्य विशेषता है। ठीक है, ये इसकी प्रोसेस बताई गई है ना, पिक्टोरियल डायग्राम के थ्रू। अब हम देखेंगे अर्ध शुष्क या शुष्क जलवायु प्रदेश में किस तरह से होती है। कैल्सीकरण के द्वारा होती है, कैल्सिफिकेशन के द्वारा। ठीक है, अर्ध शुष्क और शुष्क जलवायु प्रदेश में मृदा का निर्माण कैल्सीकरण के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत मृदा के नीचे की परतों से जल के साथ घुले हुए क्षारीय तत्व ऊपर की परतों में आते हैं, जिससे मृदा की क्षारीयता में वृद्धि होती है। इस प्रकार की क्षारीय मृदा को कैल्सीमोर्फिक मृदा कहते हैं। अर्ध शुष्क से शुष्क प्रदेश में जाने पर शुष्कता में वृद्धि होने के कारण कैल्सीकरण का दर अधिक होने के कारण मृदा की क्षारीयता में वृद्धि होती है। वही वनस्पति की सघनता में कमी होने पर ह्यूमस की मात्रा में कमी होती है। किसकी कमी होती है? ह्यूमस की कमी होती है। सोइल जियोग्राफी आर्द्र जलवायु प्रदेश की मृदा को पेडल्फर कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम प्रकार, जलवायु प्रदेश, प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार और विशेषताओं को जानेंगे। ठीक है, पोडजोल क्या होती है? साइबेरियन तुल्य जलवायु प्रदेश में शंकुधारी वन पोडोलाइजेशन प्रक्रिया के थ्रू होता है। ग्रे ब्राउन पोडजोल लॉरेंशियन तुल्य, ब्रिटिश तुल्य, समशीतोष्ण वन होते हैं, है ना। ठीक है, रेड येलो पोडजोल चीन तुल्य होती है, उपोष्ण कटिबंधीय वन लेटराइजेशन प्लस पोडजोल प्रक्रिया रहती है। लेटेराइट मानसूनी प्लस विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश होते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक, तो ये प्रोसेस हम देखेंगे। अब आता है हमारा अर्ध शुष्क और शुष्क जलवायु प्रदेश को क्या बोलते हैं? पेडोकोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोकोल। तो इसके अंतर्गत चेरनोजेम रहती है, जो स्टेपी तुल्य समशीतोष्ण घास के मैदान, है ना। ब्लैक अर्थ सॉइल भी कहते हैं इसे। ठीक है, रेड चेस्टनट सवाना तुल्य में होती है। ठीक, डेजर्ट सॉइल मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में होती है, मरुस्थलीय वनस्पति के लिए। स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश में कैल्सीकरण और निक्षालन की प्रक्रिया में एक प्रकार का संतुलन होने के कारण मृदा की क्षारीयता औसत से कम होती है। वहीं समशीतोष्ण घास के मैदान में वनस्पति के वृद्धि और विघटन का दर अधिक होने के कारण अन्य किसी भी मृदा की अपेक्षा चेरनोजेम मृदा में ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसलिए इसे ब्लैक अर्थ सॉइल कहते हैं। कृषि की दृष्टि से इस मृदा की उर्वरकता अन्य किसी भी मिट्टी की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, अब मृदा का जलवायु प्रदेश हम देखेंगे। 0 से 10 डिग्री नॉर्थ साउथ तक लेटेराइट मृदा होती है। ठीक, और 10 से 30 डिग्री सेल्सियस के पूर्वी क्षेत्र में लेटेराइट, मध्य क्षेत्र में रेड चेस्टनट और पश्चिमी क्षेत्र में डेजर्ट सॉइल होती है। ठीक, 30 से 45 डिग्री क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र में रेड येलो पोडजोल, मध्य क्षेत्र में चेरनोजेम और पश्चिमी क्षेत्र में टेरा रोजा जलवायु पाई जाती है। 45 से 60 डिग्री क्षेत्र में ग्रे ब्राउन पोडजोल, पूर्वी क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में पोडजोल और
पश्चिमी क्षेत्र में ग्री ब्राउन पोर्जोल पाई जाती है। 60 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ साउथ के क्षेत्र में ग्लेजेशन प्रक्रिया है ना, गिलेयीकरण प्रक्रिया वाली मृदा पाई जाती है। टुंड्रा जलवायु प्रदेश में जहां सबसे गर्म महीने का तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं हो पाता है, वहां अधिकांश समय तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। अत्यंत कम तापमान होने के कारण मृदा निर्माणकारी प्रक्रम का दर नगण्य रहता है, जिससे न केवल मृदा की अम्लीयता पेट्रोल मृदा से भी अधिक होती है, बल्कि कार्बनिक पदार्थों का विघटन नहीं होने के कारण ह्यूमस का भी अभाव होता है। इस प्रकार की मृदा का पूर्णतया विकास नहीं होता है। टुंड्रा जलवायु प्रदेश में जहां हिमगलन के कारण जल भराव होता है, वहां होने वाली मृदा निर्माणकारी प्रक्रम को ग्लेजाइजेशन कहते हैं। हाइड्रोमार्फिक मृदा है ना, ये जलीय क्षेत्रों में होती है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जल भराव है ना, जहां जल भरा रहता है, जल भराव वाले क्षेत्र में अपर्याप्त अपवाह व्यवस्था के कारण अंतः स्पंदन का दर नगण्य होने के कारण मृदा निर्माणकारी प्रक्रम का दर भी नगण्य होता है, जिससे हाइड्रोमॉर्फिक मृदा का पूर्णतः विकास नहीं हो पाता है। आर्द्र जलवायु प्रदेश की हाइड्रोमॉर्फिक मृदा को पीट मृदा भी कहते हैं। इस प्रकार की मृदा में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का दर नगण्य होने के कारण कार्बनिक पदार्थ के साथ अम्लों के विघटन का दर कम हो जाता है, जिससे मृदा की अम्लता आसपास के क्षेत्र में मिलने वाली मृदा से अधिक होने के साथ बिना विघटित मतलब अविघटित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी अधिक होती है। भारत की नदियों के द्वारा निर्मित डेल्टाई मैदान में पीट मृदा का विकास हुआ है, जहां समुद्री जल के प्रवेश करने के कारण मृदा की ऊपर की परतों में लवणों का अधिक मात्रा में निक्षेपण होता है। आर्द्र शुष्क और शुष्क जलवायु प्रदेश में मिलने वाली हाइड्रोमॉर्फिक मृदा को सेलाइन और अल्कलाइन मृदा कहते हैं। इस प्रकार की मृदा में जल के वाष्पीकृत होने के कारण जल में घुले हुए लवणों का मृदा की ऊपर की परतों में निक्षेपण होता है, जिससे मृदा की लवणता और क्षारीयता आसपास के क्षेत्र में मिलने वाली कैल्शियमॉर्फिक मृदा से अधिक होती है। उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों में जहां नहर सिंचाई के विकास के कारण जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई है, वहां मृदा की लवणता और क्षारीयता में होने वाली वृद्धि से सेलाइन और अल्कलाइन मृदा का विकास हुआ है। इस प्रकार की मृदा को पंजाब और हरियाणा के मैदान में रेल, ऊसर और कलहर भी कहते हैं, है ना, ऊसर और कलहर भी कहते हैं। अब हम देखेंगे उच्चावच मृदा के संबंध में। ठीक है, मतलब रिलीफ, ऊंचाई और ढाल की तीव्रता के हिसाब से। ठीक है, ये है। और इसी के साथ साथ मृदा परिच्छेदिका भी आती है, जिसे हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, है ना। ये पेड़ है ना, इसकी इकाई पेट कहलाती है ना, और इसका अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजिस्ट मैंने सबसे पहले ही बताया था। ये सॉइल संस्तर का पूरा डायग्राम है। इसके अंतर्गत सी संस्तर, बी संस्तर और ए संस्तर होता है। ठीक है, ये जैसे जैसे हम सतह के पास आते जाते हैं, ए संस्तर पड़ा रहता है। ठीक है, उसके नीचे बी और सबसे नीचे सी होता है ना। यहाँ पे आधारभूत चट्टान होती है, यहाँ पे चट्टान प्रथा प्लस मृदा होती है ना। जैसे जैसे ऊपर जाते जाते मृदा की बाह्य परत में हम आते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, और संक्रमण स्तर भी रहता है। इसके अंतर्गत A3, B1 और B3 संक्रमण स्तर होते हैं। सतह से आधारभूत चट्टान तक ऊर्ध्वाधर काट को मृदा की परिच्छेदिका कहते हैं। किसी भी मृदा की परिच्छेदिका में जिन क्षैतिज परतों का विकास होता है उसे मृदा का संस्तर कहते हैं। प्रत्येक संस्तर की अपनी भौतिक और रासायनिक विशेषता होती है, जिसके आधार पर संस्तरों की पहचान के साथ सीमांकन किया जाता है। मृदा के सबसे ऊपरी जैविक संस्तर में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। इस संस्तर के नीचे की जिस परत में ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक होती है उसे A1 उप संस्तर कहते हैं। क्या बोलते हैं? A1 उप संस्तर कहते हैं। ह्यूमस की अधिकता के कारण संस्तर का रंग गाढ़ा होने के साथ कृषि की दृष्टि से उर्वरकता भी अधिक होती है। ए संस्तर के जिस परत में अपोहन के कारण पोषक तत्वों
का नीचे की ओर स्थानांतरण होता है उसे A2 उप संस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? A2 उप संस्तर कहते हैं। इस संस्तर में ह्यूमस का अभाव होने के कारण A1 उप संस्तर की अपेक्षा मृदा का रंग हल्का होता है। वहीं B संस्तर की जिस परत में विनिक्षेपण है ना, विनिक्षेपण के कारण पोषक तत्व जमा होते हैं उसे B2 उप संस्तर कहते हैं। इस संस्तर का रंग A2 उप संस्तर से गाढ़ा लेकिन A1 उप संस्तर से हल्का होता है। ठीक है। A3, B1, B3 संक्रमण संस्तर होते हैं जहां एक साथ दो संस्तरों की विशेषता देखने को मिलती है। मृदा के सबसे निचली अर्थात C संस्तर में मृदा निर्माणकारी विक्रम का आंशिक प्रभाव होने के कारण चट्टानी संरचना या पूर्णतः मृदा में परिवर्तन नहीं हो पाता है, लेकिन कालांतर के साथ मृदा निर्माणकारी विक्रम के साथ C संस्तर का B संस्तर में तथा B संस्तर का A संस्तर में परिवर्तन होने के कारण मृदा की औसत मोटाई में वृद्धि होती है। इस प्रकार मृदा के संस्तर की विशेषताएं परिवर्तनशील होती है। इन सभी संस्तरों का समान रूप से विकास एक आदर्श मृदा परिच्छेदिका की विशेषता है ना। अब भारत में जो मिट्टियां पाई जाती है उनके बारे में जानेंगे। मृदा की उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण दो तरह से होता है। एक होता है इन सीटू मृदा है ना, इन सीटू सॉइल, और दूसरी होती है ट्रांसपोर्टेड सॉइल है ना, परिवहित मृदा जिसे हम बोलते हैं। इन सीटू के अंतर्गत दो क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जोनल जिसे मंडलीय मृदा कहते हैं और इंट्राजोनल जिसे अंथा मंडलीय मृदा कहते हैं। जोनल के अंतर्गत आती है लाल और लेटेराइट और अंथा मंडली के अंतर्गत आती काली, पर्वती, पीट, सेलाइन और अल्कलाइन मृदा। ट्रांसपोर्टेड के अंदर आती जलोढ़ मृदा, मरुस्थलीय मृदा, ये वाली मृदाएं आई थी। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के द्वारा इसको मृदा को दो भागों में बांटा है। किस किस में? मेजर सॉइल ग्रुप और माइनर सॉइल ग्रुप। मेजर सॉइल ग्रुप में 80% तक की मृदा भारत में पाई जाती है और माइनर सॉइल ग्रुप में बची हुई मृदा को रखा है। किसने? ICAR ने। मेजर सॉइल ग्रुप में जलोढ़क, काली, लाल, लेटेराइट मृदा होती है ना। माइनर में पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीट, सेलाइन और अल्कलाइन मृदा होती है। मृदा की उत्पत्ति के आधार पर भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों को इन सीटू और परिवहित मृदा के समूह में वर्गीकृत किया गया है। आधारभूत चट्टान के अपक्षयन के द्वारा इन सीटू मृदा का विकास होता है। जब इस प्रकार की मृदा का भौगोलिक विस्तार विस्तृत क्षेत्र में होता है तब उसे मंडलीय मृदा कहते हैं। भारत में लाल और लेटेराइट मंडलीय मृदा के उदाहरण है। मंडलीय मृदा के साथ मिलने वाली अंथा मंडलीय मृदा के अंतर्गत काली, पर्वतीय, पीट, सेलाइन और अल्कलाइन मृदा को सम्मिलित किया गया है। वहीं अवसादों के निक्षेपण के द्वारा निर्मित परिवहित मृदा के अंतर्गत जलोढ़क और मरुस्थलीय मृदा को सम्मिलित किया गया है ना। जलोढ़क मृदा क्या है? परिवहित मृदा है ना। अर्धशुष्क और जलवायु प्रदेश में क्षारीय तत्वों की अधिकता पाई जाती है और ह्यूमस का अभाव होता है। खनिज विविधता सर्वाधिक होती है। कृषि की दृष्टि से ये उपयोगी होती है। जलोढ़क एक प्रकार की परिवहित मृदा है क्योंकि इसका निर्माण बहते हुए जल के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। इसलिए ये भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़क मृदा का सर्वाधिक विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय भारत के नदी बेसिन और तटीय मैदान में जलोढ़क मृदा मिलती है। इस मृदा के अधिकांश क्षेत्र का संबंध अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश से होने के कारण मृदा की ऊपर की परतों में क्षारीय तत्वों की अधिकता लेकिन ह्यूमस का अभाव होता है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अवसादों के निक्षेपण के कारण इस मृदा का विकास होने से अन्य किसी भी मृदा की अपेक्षा खनिज विविधता सर्वाधिक होती है, जो कृषि की दृष्टि से इस मृदा के उपयोगी होने का एक महत्वपूर्ण कारण भी है ना। भूगर्भिक संरचना और संगठन के आधार पर जलोढ़क मृदा का वर्गीकरण किया जाता है। किस किस में किया जाता है? भाबर, तराई, बांगर और खादर। बांगर क्या होता है? ऊपरी नदी बेसन होता है। बाढ़ से अप्रभावित क्षेत्र होता है। पुरानी जलोढ़क से निर्मित क्षेत्र होता है। खादर क्या होता है? नई जलोढ़क से निर्मित क्षेत्र होता है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र होता है। नीचे का नदी बेसिन होता है। भूगर्भिक संरचना और संगठन की दृष्टि से जलोढ़क मृदा को भाबर, तराई, बांगर और खादर क्षेत्र में सीमांकित किया गया है। पर्वत पदीय क्षेत्र में जहां नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों का निक्षेपण से
सामान्यतः नदियां सतह से विलुप्त हो जाती है उसे भाबर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। भाबर के दक्षिण में जहां नदियों के सतह पर आने के कारण जल का भराव हो जाता है उसे तराई कहते हैं। बाढ़ से अप्रभावित पुरानी जलोढ़ से निर्मित ऊपरी नदी बेसिन को बांगर कहते हैं। वहीं बाढ़ से प्रभावित नवीन जलोढ़ से निर्मित निम्न नदी बेसिन को खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। अब हम जानेंगे काली मिट्टी के बारे में। ब्लैक सॉइल ये एक इन सीटू सॉइल है, बसाल्ट चट्टानों के अपचयन से बनी है ना। कहाँ कहाँ पाई जाती है? मालवा का पठार जो मध्य प्रदेश में है, राजमहल की पहाड़ियों के आसपास तेलंगाना का पठार है ना। दक्कन ट्रेप से बसाल चट्टानों में दक्कन ट्रेप के निर्माण से इनका निर्माण हुआ है ना। काठियावाड़ के प्रायद्वीप में भी ये पाई जाती है ना। और काला रंग इनमें क्यों होता है? टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की अधिकता के कारण इसमें काला रंग होता है। चीका युक्त मृदा भी कहते हैं इसे। सेल्फ प्लॉगिंग मतलब स्वतः जुताई युक्त मृदा भी इसे कहते हैं। काली कपासी मृदा भी इसे कहते हैं। रेगुर मिट्टी भी इसे कहते हैं। भारत में बसाल्ट चट्टान के अपक्षयन के द्वारा काली मृदा का विकास हुआ है, इसलिए ये एक प्रकार की इन सीटू मृदा है। कैसी है? इन सीटू मृदा है। इस मृदा का सर्वाधिक विकास बसाल्ट चट्टान से निर्मित दक्कन ट्रेप क्षेत्र में हुआ है। इसके अतिरिक्त गुजरात के काठियावाड़, मध्य प्रदेश के मालवा पठार, छोटा नागपुर के राजमहल पर्वत, तेलंगाना पठार, तमिलनाडु के कोयम्बटूर मदुरई पठार और कर्नाटक के बेंगलोर मैसूर पठार में जहां बसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना का विकास हुआ है वहां भी काली मृदा मिलती है। लाल मृदा के साथ मिलने के कारण ही इसे अंथा मंडली मृदा भी कहते हैं। इस मृदा के अधिकांश क्षेत्र का संबंध अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश से होने के कारण क्षारीय तत्व की अधिकता और ह्यूमस का अभाव होता है। आयरन के यौगिक टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के अधिकता के कारण ही इस मृदा का रंग काला होता है। चीका युक्त होने के कारण आर्द्र होने पर यह मृदा चिपचिपी हो जाती है, जबकि शुष्क होने पर इसमें बड़ी दरारें बन जाती है। इसलिए इस मृदा की स्वतः जुताई हो जाती है, जिसके कारण इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। कपास की कृषि के लिए उपयोगी होने के कारण इसे काली कपासी मृदा भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में से रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। लाल मृदा कैसी है? अब लाल मृदा के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। इन सीटू मृदा है। ग्रेनाइट और नीस के अपचयन से लाल मृदा का निर्माण होता है। ये प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। भारत में ग्रेनाइट और नीस चट्टान के अपचयन के द्वारा लाल मृदा का निर्माण या विकास होता है, जो इन सीटू मृदा है। प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्र में इस मृदा का विकास होने के कारण इसे मंडलीय मृदा भी कहते हैं। इस मृदा के अधिकांश क्षेत्र का संबंध अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश से होने के कारण मृदा की ऊपर की परतों में क्षारीय तत्व की अधिकता लेकिन ह्यूमस का अभाव होता है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इस मृदा का रंग लाल होता है। ग्रेनाइट और नीस चट्टान से निर्मित संरचना वाले वैसे क्षेत्र जहां 200 मीटर से अधिक वर्षा होती है वहां लेटराइजेशन के द्वारा लेटराइट मृदा का विकास हुआ है। इस प्रकार की मृदा में निक्षालन के कारण क्षारीय तत्व, ह्यूमस और सिलिकॉन नीचे की परत में चले जाते, जिससे मृदा के ऊपर की परतों में एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड की अधिकता होती है। लेटेराइट मृदा भी लाल मृदा का ही एक विशिष्ट रूप है। अब हम देखेंगे पीट सॉइल। मैंग्रोव वनस्पति के वृक्ष मिलते हैं यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे स्टील ट्रूट, है ना, ये सब पाए जाते हैं, है ना। अब इन्वायरमेंट, अब हम अगले वाले मतलब एक प्रमुख चैप्टर पे आते हैं। इन्वायरमेंट साइंस के अंतर्गत जैविक समुदाय का वर्गीकरण। ठीक है, जैविक समुदाय का वर्गीकरण कैसे करते हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, ये मैंने साइंस टेक में भी आपको पढ़ाया है पूरा। साइंस टेक में जब मैंने इनका वर्गीकरण बताया था तो उसमें बताया था। ठीक है, पादप समुदाय का भी वर्गीकरण मैंने उसमें बता दिया था आपको। जब कब पढ़ाया था? जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाया था उसमें मैंने ये बताया था। इसके अंतर्गत थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का विस्तृत अध्ययन मैंने उसमें बताया था। एग्जाम्पल भी उसमें दिए हुए थे। इसके अंतर्गत मैंने डिविजन्स भी बताया, तो उसमें आपको मोलस्क, इसेंड्रिटा, कोर्डोटा, ये सब क्या होता है ये मैं पहले बता चुका हूँ, है ना। जंतुओं का वर्गीकरण के अंतर्गत पोरीफेरा, कोर्डेटा, है ना, ये सब मैंने उसी से लिख के यहाँ पे लिखे हैं, है ना। जब मैंने नोट्स बनाए थे तो वहां से सर ने बोला था कि आप उससे कॉपी कर लीजिए, तो मैंने उससे ये कॉपी किए थे। ठीक है,
आप उसी से देख सकते हैं, है ना। अब ये क्या है, पॉपुलेशन एट्रिक्शन है। पॉपुलेशन एट्रिक्शन एक अलग टॉपिक है ना। जैविक समुदाय के मध्य अंतःक्रिया, है ना। अंतःक्रिया को हम समझ सकते हैं म्यूटेशन से, है ना। म्यूटेशन क्या होता है, सहजीविता होती है। जैसे लाइकेन, एक दूसरे को फायदा होता है, कवक और शैवाल के तहत आते हैं। कमेंसलिज्म, है ना, इसमें एक को लाभ होता है और दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे सहभोजिता भी कहते हैं हिंदी में। प्रोटो कोऑपरेशन, इसमें दोनों को लाभ होता है लेकिन संबंध नहीं होता है। नकारात्मक के तहत कौन कौन सी आती है, कंपटीशन आता है, इसमें एक को हानि होती है और दूसरे को भी हानि होती है ना, इसमें दोनों को हानि होती है। पैरेटिज्म, एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है इसमें। प्रीडेटर में क्या होता है, एक को लाभ होता है ना, मतलब इसमें क्या होता है, मारकर खा जाता है, जो खाता है उसको लाभ होता है और दूसरा तो मर ही जाता है बेचारा, ठीक है। और तीसरा होता है अमेंसलिज्म, असंभोजिता, इसमें एक को हानि होती है और दूसरे पर को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये नकारात्मक है और ऊपर वाली सकारात्मक थी, ठीक है। जैविक समुदाय का प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन का सिद्धांत, है ना। तो इसमें क्या क्या रहता है, समूह में रहते हैं ये लोग, ये जैविक समुदाय प्रवसन करते हैं, उड़ने की क्षमता पाई जाती है ना। कैम्फोलोज होता है ना, परपक्षी से बचने के लिए स्वरूप और रंग को परिवर्तित कर देते हैं, शीत निद्रा में चले जाते हैं। आर्टिफिशियल बिगनेस, है ना, मतलब अपने आप को बड़ा दिखाते हैं। संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन करते हैं। मरुस्थलीय बायो, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, ठीक है। जल की लवणता के आधार पर वर्गीकरण, 5% से कम अगर लवणता है तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है। 5 से 35% तक की अगर लवणता है तो सेलाइन वाटर इकोसिस्टम होता है, खारा जल होता है। और 35% से अधिक है तो साल्टी वाटर इकोसिस्टम होता है। कौन सा होता है, साल्टी वाटर इकोसिस्टम होता है, ठीक है। ये इसी का जो डायग्राम इसी के तहत बताया गया है। न्यूस्टन, पेरिफाइटन, प्लांक्टन, नेक्टन और बेंथोस, है ना, ये समुद्र का तल है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं, सबसे नीचे बेंथोस रहता है, मध्य में नेक्टन और जो ऊपर की परतों में न्यूस्टन, पेरिफाइटन, प्लैंकटन पाए जाते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जल की सतह पर मिलने वाले जैविक समुदाय को न्यूस्टन कहते हैं, जिसका वायुमंडल से कार्यात्मक संबंध होता है। इस प्रकार के समुदाय में पादप प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल से, जबकि जल और पोषक तत्वों को जल मंडल से प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार जैविक समुदाय श्वसन के लिए वायुमंडल से, है ना, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं। न्यूस्टन के साथ मिलने वाले जैविक समुदाय को पेरिफाइटन कहते हैं, जो छिछले जलीय भाग में रहते हैं। सामान्यतः इस प्रकार के समुदाय न्यूस्टन के साथ सहजीवी रूप से रहते हैं। न्यूस्टन और पेरिफाइटन सभी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में नहीं मिलते, जबकि छिछले जलीय भाग में रहने वाले प्लवकों में जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का विकास होता है। पादप प्लवक शैवाल होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सौर ऊर्जा को बायोमास ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जिससे इन पर आश्रित रहने वाले जंतु प्लवक को पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। जंतु प्लवक से प्राप्त होने वाले अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थ का उपयोग पादप प्लवक पोषक तत्वों के रूप में करते हैं। प्लवक सूक्ष्म जीव होते हैं जिनमें तैरने की क्षमता नहीं होने के कारण पर्यावरण के साथ समायोजन की क्षमता भी कम हो जाती है। नेक्टन समुद्री जलधारा और तरंग की विपरीत दिशा में तैरने की क्षमता रखते हैं, इसलिए इनमें समायोजन की क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्टन को पोषक तत्वों की प्राप्ति प्लवकों से होती है। महासागर के नितल के समीप मिलने वाले जैविक समुदाय को बेंथोस कहते हैं। अधिक गहराई में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होने के कारण न केवल समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता औसत से कम होती है, बल्कि औसत से कम जैव विविधता होने के कारण बेंथोस जोन को जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। मतलब बेंथोस को क्या कहते हैं, जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से? पहला तो सौर प्रकाश की उपलब्धता कैसी है ना, ऑक्सीजन की उपलब्धता कैसी, और जल का सतह का तापमान कितना है। तो इसी के अंतर्गत ये सब आते हैं, है ना। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, टोटल ऑक्सीजन डिमांड, है ना, ये इसी में आते हैं, है ना। अफोइड जोन, फोइड जोन,
मैं इसको थ्योरी के थ्रू आपको बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को निर्धारित करने वाले कारकों में सौर प्रकाश की उपलब्धता सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। सौर प्रकाश के उपलब्ध होने पर ही पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सौर ऊर्जा को बायोमास ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता में वृद्धि होती है। सौर प्रकाश की उपलब्धता के आधार पर ही जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को फोटिक और अफोटिक जोन में सीमांकित किया जाता है। फोटिक जोन की गहराई का जल की सतह के पारदर्शिता से सीधा संबंध होता है। जल की सतह के पारदर्शिता होने पर जहां फोटिक जोन की गहराई अधिक होती है, वहां पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता के साथ जैव विविधता भी औसत से अधिक होती है। अफोटिक जोन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता औसत से कम होती है। जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता का भी पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता से प्रत्यक्ष संबंध होता है। जल में घुले हुए पदार्थों के विघटन के लिए ऑक्सीजन की जितनी आवश्यकता होती है उसे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD कहते हैं। वही कार्बनिक पदार्थों के विघटन के लिए सूक्ष्म जीवों को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। चूंकि COD के आकलन का कोई उपयुक्त विधि नहीं है, इसलिए जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का निर्धारण करने के लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का आकलन किया जाता है। जल में ऑक्सीजन का एक निश्चित घुलनशीलता होती है ना, जल में ऑक्सीजन की एक निश्चित घुलनशीलता होती है। इसलिए ही जब तक BOD में होने वाली वृद्धि ऑक्सीजन की उपलब्धता से कम होती है, तब तक पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता में वृद्धि होती है। जब BOD ऑक्सीजन की उपलब्धता से अधिक हो जाती है, तब हाइपोक्सिया या ऑक्सीजन की कमी के कारण पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है। जल की सतह का तापमान ऑक्सीजन की घुलनशीलता की क्षमता को निर्धारित करता है। ठंडे जल के तापमान में वृद्धि होने पर जहां ऑक्सीजन की घुलनशीलता की क्षमता में वृद्धि होती है, वहीं गर्म जल की सतह के तापमान में वृद्धि होने पर ऑक्सीजन की घुलनशीलता में कमी आने लगती है। ठीक है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादकता के आधार पर वर्गीकरण या जीवी अनुक्रमण की प्रक्रिया या जीवन चक्र है ना। इसके अंतर्गत ओलियोगोट्रोपिक, मेसोट्रोपिक, यूट्रोपिक है ना, ये इसमें डिवाइड किया जाता है ना। तो ये इसी के अंतर्गत बताया गया है ना। सुपोषण क्या होता है? सुपोषण प्रकृति है, सुपोषण ही है ना। यहाँ तक तो ये डायग्राम में बताया गया है, यहाँ से सुपोषण स्टार्ट हुआ है ना। यूट्रोफिकेशन बोलते हैं इसे। सुपोषण प्रकृति के अनुरूप होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया से संबंधित जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की चरम अवस्था है। इस अवस्था में पारिस्थितिकी तंत्र सार्वधिक होने के साथ BOD और ऑक्सीजन की उपलब्धता में एक प्रकार का संतुलन स्थापित हो जाता है। इसलिए ही जब सुपोषण की अवस्था में BOD ऑक्सीजन की उपलब्धता से अधिक हो जाती, तब पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलित होने पर द्वितीयक जीवी अनुक्रमण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। किसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है? द्वितीयक जीवी अनुक्रमण। सुपोषण एक पर्यावरण समस्या क्यों है, इस पर आप एक मेंस का आंसर राइटिंग लिख सकते हैं। ये पूरा इसी में मैंने डायग्राम के थ्रू या है ना नोटेशंस के थ्रू पूरा बताया है। ठीक है, अब हम प्रवाल जो होते हैं उसके बारे में अगले वाले वीडियो में जानेंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।